हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. Today we are going to do a very special session for NCERT book Hornbill, and today we are going to do lesson number 2. We are not afraid to die if we can all be together. And the lesson is written by Gordon Cook and Alan East. This is our exam special edition, and in this video you will see complete solution of MCQs and descriptive questions and answers of the lesson. So the very first question of multiple choice type is, from where did the ship sail for the voyage? शिप कहाँ से समुद्री यात्रा के लिए निकला था? ऑप्शन है अमेरिका, मैक्सिको, जर्मनी, प्लाईमाउथ, इंग्लैंड. तो सही आंसर है प्लाईमाउथ, इंग्लैंड. लेखक की यात्रा प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से आरंभ हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज? लेखक ने क्यों निश्चित किया कि वह संसार की समुद्र से पूरी परिक्रमा करेगा. राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में एक बार यात्रा करेगा. वॉयज यानी समुद्र की यात्रा. ऑप्शंस हैं, टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 years ago बाय कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक की यात्रा जो 200 वर्ष पहले उन्होंने की थी, उस यात्रा को डुप्लीकेट करना यानी पुनः वह यात्रा करना चाहता था वह. टू सी द वर्ल्ड, संसार को देखने के लिए. टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों में सेटल होने के लिए. टू शो हिज चिल्ड्रन द वर्ल्ड थ्रू शिप, अपने बच्चों को पूरा संसार समुद्र के द्वारा दिखाने के लिए. तो सही ऑप्शन है ए वाला. वो कहता है टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 years ago बाय कैप्टन जेम्स कुक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द नरेटर? लेखक का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है बिजनेसमैन, सेलर, टीचर, नन ऑफ द अबव. सही आंसर है बिजनेसमैन. व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द नरेटर? नरेटर यानी लेखक के शिप का, जहाज का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं सेलर, वेवर, वेव वॉकर, अमेजॉन. सही आंसर है वेव वॉकर. वेव वॉकर का मतलब वेव यानी होता है लहर और वॉकर यानी चलने वाला. तो लहरों पर चलने वाला, ये इस नाम का अर्थ है वेव वॉकर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लेजेंट फॉर देम? उनके लिए उनकी यात्रा का कौन सा हिस्सा सुखद था? आंसर है फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन. जो पहला पड़ाव था इंग्लैंड से लेके केप टाउन तक का, वो. सेकंड है नेवर यानी कभी नहीं. नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, यात्रा का अंतिम भाग. एंड फर्स्ट फ्यू मंथ, शुरुआत के कुछ माह. तो सही ऑप्शन है फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन यानी यात्रा का पहला पड़ाव जो उन्होंने इंग्लैंड से केप टाउन के मध्य किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 crewmen whom द नरेटर हायर्ड? लेखक ने जिन 2 व्यक्तियों को हायर किया था यानी किराए पर अपने साथ रखा था समुद्री यात्रा में सहायता के लिए, तो उनके नाम क्या थे? ऑप्शंस हैं लैरी विजिल एंड एडम मूर, शैली एंड कैबिल, लैरी विजिल एंड हर्ब सीजलर, शॉ एंड मिल्टन. तो सही आंसर है लैरी विजिल एंड हर्ब सीजलर, जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, ये सही है. वाई डिड द ऑथर हायर द 2 crewmen? लेखक ने 2 क्रूमैन यानी जहाज में काम करने वाले, सहयोग करने वाले व्यक्तियों को बोलते हैं क्रूमैन.
को क्यों हायर किया था? हायर करना यानी किराए पर रखना। ऑप्शन है टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन, की मदद के लिए और उन चीज़ों को टैकल करने के लिए जो संसार के सबसे खतरनाक समुद्र महासागर, द सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने के लिए। नेक्स्ट है टू टेक रेस्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉयज, लंबी समुद्री यात्रा के बीच आराम करने के लिए। बिकॉज ही कुड नॉट सेल द शिप आफ्टर फर्स्ट लेग, क्योंकि वह प्रथम पड़ाव के बाद सेल नहीं कर पा रहे थे। लेखक इसलिए ही वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली, वो अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते थे। नेक्स्ट है टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स, ये आपका सही आंसर है। टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन, की संसार के सबसे कठिन महासागर दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द वेव स्टार्ट गेटिंग जाइजेंटिक, कब लहरें विशालकाय होना आरंभ हुई थीं? ऑप्शन है दिसंबर 25, जनवरी 2, दिसंबर 30, दिसंबर 31। सही आंसर है जनवरी 2। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टोर्म, तूफान में अपनी नाव की गति को धीमी करना, स्लो डाउन यानी धीमे करने के लिए उन्होंने क्या किया? ऑप्शन है स्टॉप्ड सेलिंग, उन्होंने नौका को खेना, सेल करना बंद कर दिया। जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, उन्होंने तूफान को रोकने के लिए जो स्टॉर्म जिब यानी पाल रहता है कपड़े का, उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब खोल दिया। सी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप, उन्होंने स्टॉर्म जिब खोल दी और एक बहुत भारी नौका बांधने वाला रस्सा जो था उसको बांध दिया। डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो तूफान के शांत होने का इंतज़ार करने लगे। तो सही आंसर है आपका सी वाला, ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप, स्टॉर्म जिप गिरा दी उन्होंने। स्टॉर्म यानी तूफान, जिब यानी पाल, तूफान को रोकने वाला पाल गिरा दिया। गिरा दिया मतलब नाव के ऊपरी हिस्से से नीचे वाले हिस्से तक रहता है वो, और एक भारी नौका बांधने वाला रस्सा बांध दिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर यानी भयानकता का पहला इंडिकेशन यानी पहला संकेत, इंडिकेशन यानी संकेत क्या था? अराउंड 6 PM व्हेन विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई ग्रू डार्कर, लगभग 6 बजे जब हवा चलना बंद हो गई थी और आसमान में अंधेरा छा गया था, मतलब बादल छा गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द शिप स्टार्टेड क्रीकिंग, अगली सुबह जब जहाज ने टूटना आरंभ किया था। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश आरंभ हुई। व्हेन विंड वेयर स्ट्रॉन्ग, जब हवा बहुत तेज थी। तो सही आंसर है अराउंड 6 PM व्हेन विंड ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रू डार्कर, कि लगभग 6 बजे जब हवा चलनी बंद हो गई और आसमान में अंधेरा छा गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर, उस समय क्या हुआ जब लेखक को पहला संकेत डिजास्टर का मिल चुका था? ऑप्शंस हैं अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, एक एकदम खड़ी वेव यानी लहर नज़र आई जो सामान्य लहरों से दुगनी ऊंचाई की थी। बी ब्रोक द शिप फ्रॉम इनसाइड, इसने जहाज को अंदर से तोड़ दिया। सी द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, जहाज ऊपर नीचे होने लगा। इट डिडंट अफेक्ट द शिप,
और इस बात से शिप को कोई असर नहीं हुआ। तो सही उत्तर है ए वाला, अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। एक सीधी खड़ी वेव नजर आई और सामान्य लहरों से जिसकी ऊंचाई दुगनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप। एक्सप्लोजन यानी टकराना से जहाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अफेक्ट यानी होता है बुरा प्रभाव और इफेक्ट यानी होता है अच्छा प्रभाव। तो क्या बुरा प्रभाव पड़ा जहाज का लहर से टकराने के बाद। ऑप्शन है, अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। एक तूफान सा नज़र आया हरे और सफ़ेद पानी का जिसने जहाज को तोड़ दिया। द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, जहाज डूबने लगा। द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, शिप ऊपर नीचे होने लगा। नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं। तो आंसर है, अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। एक बड़ी सी लहर तूफान टाइप की आई हरे और सफ़ेद पानी की जो जहाज के ऊपर टूट पड़ी। क्वेश्चन 13, वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ। लेखक ने अपनी आती हुई मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। ऑप्शन है, द नरेटर हैड क्रश्ड इनटू द व्हील। नरेटर जो है वो व्हील से, स्टीयरिंग व्हील से टकरा गए थे और उनके चेहरे पे बहुत चोट थी। बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय एक्सप्लोजन, क्योंकि एक्सप्लोजन से वो बहुत चोट लग चुकी थी उन्हें। ही वॉज थ्रोन इन द सी, समुद्र में फेंके जा चुके थे वो। ही वॉज स्टैब्ड, सही आंसर है ए वाला, द नरेटर्स हैड क्रश्ड इनटू द व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। जब लेखक का सिर पानी से ऊपर उछला, मतलब पानी में वो लोग डूब गए थे, पानी से ऊपर जब सिर थोड़ा सा निकला तो उन्होंने क्या देखा। ऑप्शन है, द शिप वॉज सिंकिंग, जहाज डूब रहा था। द शिप वॉज नो वेयर टू बी सीन, जहाज कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। शिप डूबने की कगार पे था और शिप का जो मास्ट है यानी सबसे ऊपरी हिस्सा वो आड़ा, हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा नज़र आ रहा था समुद्र के समानांतर। इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग, शिप अभी भी खड़ा हुआ था। तो सही ऑप्शन जो है आपका सी वाला है, द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। शिप डूबने की कगार पे था और उसका जो मास्ट था वो आड़ा हो चुका था। क्वेश्चन 15, वॉट हैपन टू द नरेटर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक। उस समय क्या हुआ लेखक के शरीर को जब वो डेक की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ऑप्शंस हैं, हिज हेड स्मैश्ड अगेन, उनका सिर फिर से टकरा गया। ही ब्रोक हिज लेग, उनके पैर में उन्होंने पैर तोड़ लिया। हिज लेफ्ट रिब क्रैक्ड, उनकी बाईं पसली टूट गई थी। माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मुंह में खून और टूटे हुए दांत भरे हुए थे। ऑप्शन डी, हिज लेफ्ट हैंड वॉज ब्रोकन, उनका बायां हाथ टूट चुका था। तो सही आंसर है हिज लेफ्ट रिब क्रैक्ड, उनके बाईं ओर की पसली टूट गई थी। माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मुंह में भी खून और टूटे हुए दांत भरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड वी आर सिंकिंग। किसने कहा कि हम डूब रहे हैं। सिंकिंग यानी डूबना। क्रूमैन, उनके जहाज के साथियों ने। मैरी, लेखक की पत्नी। हिज डॉटर, लेखक की वाइफ। हिज सन, हिज डॉटर, लेखक की पुत्री जो नाम था सुजान। हिज सन, उनका पुत्र जोनाथन। तो हम डूब रहे हैं कहा था मैरी ने, जो लेखक की पत्नी थी। क्वेश्चन 17, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप। लेखक के शिप की क्या स्थिति
थी। आंसर ऑप्शन ए, ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड द टॉयज स्लॉश्ड। जो लकड़ी का ढांचा था शिप का वो टूट चुका था। स्टारबोर्ड साइड बर्ड्स, नौका के दाहिनी ओर का जो हिस्सा था वह अंदर की ओर झुक गया था। कपड़े, क्रॉकरी यानी चीनी मिट्टी के और खाने पीने के जो बर्तन थे वो, चार्ट्स और टिन्स, खिलौने, ये सब पानी में डूब रहे थे, उतरा रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे। बी, देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स वेयर मिसिंग, उनकी व्यक्तिगत सामान खो गया था। वाटर फिल्ड इन एवरी रूम एंड देयर क्लॉथ्स वर मिसिंग, पानी हर रूम में पहुंच चुका था और उनके कपड़े खो गए थे। ऑप्शन डी, कांट से, कह नहीं सकते। तो इसका सही उत्तर है ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड। ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैड हैपेंड टू सुजान व्हेन द ऑथर एंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन देम। क्या हुआ उस समय जब लेखक सुजान और जोनाथन के पास पहुँचे थे, तो उस समय सुजान को क्या हुआ था। ऑप्शन ए, हर फोरहेड हर्ड एज देयर वॉज अ बम्प, सुजान का फोरहेड यानी माथे पर चोट लगी थी क्योंकि वहाँ पर एक बम्प यानी गुमठा दिख रहा था। हर लेग्स हर्ट, उसका पैर टूट गया था, पैर में चोट थी। शी वॉज अनकॉन्शियस, वह अचैतन्य थी। शी वॉज फाइन, वह स्वस्थ थी। तो सही आंसर है हर फोरहेड हर्ट एंड एज देयर वॉज अ बम्प, उसके माथे पर चोट लगी थी क्योंकि वहाँ पे गुमठी थी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वॉज द एज ऑफ सुजान एंड जोनाथन। सुजान और जोनाथन की आयु कितनी थी। ऑप्शन ए, 8 and 9 years old, नो। 7 and 6 years old, 10 and 7 years old, नो। 4 and 6 years old, 4 और 6 वर्ष नहीं। 7 and 6 years old इज़ द करेक्ट आंसर। 7 years की सुजान थी और 6 years का जोनाथन था। What did the author manage to stretch? How did the author manage to stretch the canvas? कैनवास को स्ट्रेच करना, फैलाने के लिए लेखक ने कैसे प्रयास किया। ऑप्शन ए, बाय रिपेयरिंग द होल्स, जो छेद हो गए थे उनको रिपेयर करके। इट हैपन्ड ऑन इट्स ओन, अपने आप ठीक हो गया। बाय आस्किंग क्रू मैन फॉर हेल्प, जहाज के साथियों को मदद के लिए बोला उसने। द प्रॉब्लम गॉट ओवर एज द स्टॉर्म हैड पास्ड, प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो गई क्योंकि स्टॉर्म चला गया था। सही उत्तर है बाय रिपेयरिंग द होल्स, जो छेद हो गए थे उनको रिपेयर करके लेखक ने कैनवास स्ट्रेच करना मैनेज किया। क्वेश्चन नंबर 21, what happened after the hand pumps started to block up the debris floating around the cabins? उस समय क्या हुआ जब हैंड पंप ब्लॉक हो रहे थे, जो जहाज में ऊपर चीज़ें फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी कैबिन्स में, उन चीज़ों के द्वारा। तो ऑप्शंस हैं, द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पंप, लेखक ने एक बिजली का मोटर फिट कर दिया था हैंड पंप से, जो आउट पाइप की ओर जुड़ा हुआ था। सेकंड ऑप्शन है, बाय टेकिंग आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट, बाल्टी से उन्होंने पानी खाली किया। तीसरा ऑप्शन, बाय रिपेयरिंग हैंड पंप रिपेयर किया उन्होंने। द ऑथर फाउंड अनदर हैंड पंप, लेखक को दूसरा हैंड पंप मिल गया। तो सही उत्तर है ए वाला, द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पंप, लेखक ने एक बिजली का पंप कनेक्ट कर दिया था हैंड पंप से आउट पाइप की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड
दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप। उन्होंने कहाँ पहुँचने के लिए डिसाइड किया, अपने आप को और अपने जहाज़ को बचाने के लिए। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, आइल एम्स्टर्डम, मुंबई इंडिया, जापान। तो सही आंसर है आइल एम्स्टर्डम। क्वेश्चन 23, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days। तूफान के बाद के दिनों में 2 दिन बाद उन्होंने क्या खाया था भोजन। ऑप्शन है मीट लोव्स मतलब मांस के टुकड़े, ब्रेड एंड मिल्क, नूडल्स यानी सिमैया, कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। सही आंसर है डी वाला, कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। Who said, next question, who said we aren't afraid of dying if we can all be together? You and mummy, Sue and I। ये शब्द किसके थे कि हमें मरने से डर नहीं लग रहा है यदि हम सब एक साथ रहते हैं। आप और मम्मी, आप यानी यहाँ पे यू लेखक के लिए उपयोग किया गया है, शू एंड आई, शू सुजान के लिए और आई जोनेथन के लिए। तो सही आंसर है जोनेथन। जोनेथन ने ही कहा था कि हम सब साथ हैं तो मरने से डर नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड दे रीच आइल एम्स्टर्डम। वो आइल एम्स्टर्डम कब पहुँचे। ऑप्शन है अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, शाम को 6 बजे लगभग, नेवर रीच्ड देयर, कभी वहाँ पहुँचे ही नहीं, एट 11 इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह 11 बजे, दे डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रूट्स, उन्होंने विभिन्न रूट लेने का निर्णय लिया। और सही उत्तर है अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, शाम को 6 बजे के लगभग वो लोग आइल एम्स्टर्डम पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन January 3। 3 जनवरी को शिप की क्या स्थिति थी। ऑप्शंस है पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, पंप ने वाटर लेवल को पर्याप्त रूप से कंट्रोल कर लिया था। बी, कंडीशन वॉज गेटिंग वर्स, स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही थी। सी, दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द पंप्स, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे थे पंप को कंट्रोल करने के लिए। एवरीथिंग वॉज जस्ट राइट, हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। तो सही ऑप्शन है ए वाला, पंप हैड्स द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, पंप ने वाटर लेवल को पर्याप्त रूप से कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग। लेखक और उनकी पत्नी को कितना समय लगा था शिप को टेस्ट करने में और सही तरीके से फिट करने में। ऑप्शंस है मंथ्स यानी महीनों, फ्यू डेज यानी कुछ दिन, 2 years यानी 2 वर्ष, फ्यू वीक्स यानी कुछ सप्ताह। सही आंसर है मंथ्स, कई महीने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर एंड हैड दे रीच्ड ऑन 25 December, 25 दिसंबर को वो कहाँ पहुँच गए थे। ऑप्शंस हैं 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व की ओर। दे वर सफरिंग द वेव्स अवे फ्रॉम केप टाउन, वो लोग लहरों के द्वारा केप टाउन से दूर पहुंचाए जा रहे थे। सी ऑप्शन है 2500 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, 2500 किलोमीटर केप टाउन से दूर। ऑप्शन डी है रीच्ड केप टाउन, केप टाउन पहुंच चुके थे। तो इसका सही उत्तर है कि 25 दिसंबर को वो लोग 3500 किलोमीटर पूर्व की ओर थे केप टाउन से।
क्वेश्चन नंबर 29, वॉट हैपन्ड व्हेन द ऑथर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील? उस समय क्या हुआ जब लेखक का सर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया था? ही वॉज हर्ट बट स्टीडी, उनको चोट लगी थी पर स्थिर थे। ही वॉज नॉट हर्ट, उनको कोई चोट नहीं लगी थी। ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वो ओवरबोर्ड के ऊपर चले गए थे जो जहाँ लहरों के नीचे डूब रहा था। ही गेंड कंट्रोल इमीडिएटली, उन्होंने तत्काल अपने आप पे कंट्रोल पा लिया। तो सही आंसर है ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वो फिका गए थे ओवरबोर्ड के ऊपर जो कि लहर के नीचे डूब रहा था। क्वेश्चन 30, वॉट डज द मे डे कॉल मीन्स? मे डे कॉल का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है। कॉल मेड इन मंथ ऑफ मे, मई के महीने में लगाई गई कॉल। डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, यानी दुखी होकर मदद के लिए लगाई गई कॉल। बोथ ए एंड बी, दोनों ही ए और बी। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, ये हमारा बी वाला सही होगा। अभी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे क्योंकि नया पैटर्न कहता है कि ग्रामर के अलावा लेसन्स में से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देखे। अब हम पहुंचते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स की ओर। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट के बारे में विचार करते हैं तो डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर, अपने साथी के साथ इन प्रश्नों पे विचार करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विथ डेंजर? जब बड़े लोग और बच्चे लोग खतरा का सामना करते हैं तो उनके दोनों के एटीट्यूड में क्या अंतर रहता है, उनका क्या प्रतिक्रिया में अंतर रहता है? आंसर है देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच द एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन रिएक्टेड व्हेन दे फेस्ड डेंजर। बहुत सारे अंतर समझ में आते हैं एडल्ट्स यानी परिपक्व और चिल्ड्रंस यानी बच्चों के बीच कि वो किस तरह से खतरों के समय पे रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। द एडल्ट्स लॉस्ट होप एंड वेटेड फॉर देयर एंड विथ अ हैवी हार्ट, जो परिपक्व लोग थे उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी और बड़े दुखी हृदय से अपने अंत का इंतज़ार करने लगे थे। द चिल्ड्रन ऑफर्ड मॉरल सपोर्ट टू द एडल्ट, बच्चों ने नैतिक सपोर्ट यानी नैतिक रूप से अपने माता पिता को संबल दिया था, बड़े लोगों को। दे डिस्प्लेड मैच्योरिटी एंड टॉलरेंस, बच्चों ने परिपक्वता दिखाई थी, डिस्प्ले करना यानी दिखाना, और टॉलरेंस यानी सहनशीलता भी शो करी इस कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस? इस स्टोरी से हमें यह कैसे समझ में आता है कि ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी होना हमें सहनशीलता प्रदान करता है? आंसर है द स्टोरी डिस्प्लेज करेज एंड ऑप्टिमिज्म शोन बाय एवरीवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ये कहानी हमको बताती है कि किस तरह से साहस और ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता हर एक व्यक्ति को कठिन समय से बाहर निकलने का अवसर देती है। सर्वाइवल हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक, सर्वाइवल यानी लगातार जीवित रहना तभी संभव हुआ है जब ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रगल दैट द फैमिली कैरीज on with one inclination to look at the brighter side of the situation, जहाँ पर परिवार का प्रत्येक सदस्य जीवन के परिस्थितियों के ब्राइटर साइड को यानी बेहतर सकारात्मक नज़रिए से देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू वी लर्न
from such hazardous experiences when we are face to face with death। तो हमें क्या सीख इस लेसन से मिलती है? इस तरीके की हैज़ार्डस यानी बहुत ज़्यादा कठिनतम अनुभव जब होते हैं और उनका सब सामना करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फेस टू फेस विद डेथ, जैसे सामने मृत्यु खड़ी हो, तो कैसा हम अनुभव महसूस करते हैं? आंसर है सच एक्सपीरियंसेस टीच अस अबाउट द पोटेंशियल दैट करेज, परसिवरेंस एंड टॉलरेंस होल्ड। इस तरह के अनुभव हमको सिखाते हैं कि जो क्षमता है वो हमारे साहस और सहनशक्ति और सूझबूझ से बढ़ती है। दे टीच हाउ वी मस्ट रिएक्ट इन एडवर्स सिचुएशन। वो हमें सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दे टीच अस दैट वी मस्ट नेवर लूज होप एंड मेक एफर्ट टू फाइंड रीजन्स टू स्टे पॉजिटिव इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। वो हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, नेवर लूज होप, एंड मेक एफर्ट्स, और हमेशा प्रयास करने चाहिए उन कारणों को पाने की जो हमें सकारात्मक रखते हैं, भले ही परिस्थितियां एडवर्स हों, मतलब विपरीत हों। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशन इन स्पाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि लोग इस तरीके के खतरनाक एक्सपेडिशंस यानी लंबी यात्राओं पे जाते हैं, जबकि वो जागरूक रहते हैं कि इसमें कितना रिस्क यानी खतरा शामिल है? आंसर है द स्पिरिट ऑफ एक्सपीरियंस यूनिक एलिमेंट ऑफ नेचर। ये एक भावना रहती है कि हम प्रकृति के जो यूनिक अपने आप में विशिष्ट तत्व हैं उनको अनुभव कर सकें। अनडॉन्टेड पैशन, ऐसा ये पैशन यानी तीव्र इच्छा रहती है जिसे दबाई नहीं जा सकता है। एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस ड्राइव पीपल, और वो इच्छा कि हम चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं लोगों को, पीपल टू टेक एडवेंचरस एक्सपेडिशन, लोगों को प्रेरित करती है कि वो इस तरीके के साहसी यात्राओं पर निकलें। द पीपल हु इन्वॉल्व्स देमसेल्व्स इन सच एक्टिविटीज़ आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दैम। जो लोग इस तरीके के खतरनाक यात्राएं करते हैं वो इसमें आने वाले खतरों के प्रति भी अवेयर होते हैं, जागरूक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, whom did the narrator and his family want to duplicate and why? लेखक और उनका परिवार किसकी यात्रा को डुप्लीकेट करना चाहता था और क्यों? उत्तर है द नरेटर लव्ड एडवेंचर्स। लेखक को साहसी क्रियाएं पसंद थीं। ही हैड एन एम्बिशियस प्लान, उनका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। ही ड्रीम्ड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, उन्होंने स्वप्न देखा था कि वो पूरे संसार की यात्रा करेंगे समुद्र से। मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो यात्रा 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। कैप्टन कुक डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया, ये वही कैप्टन कुक थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। सो द नरेटर सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ इन इंग्लैंड इन जुलाई 1976 ऑन 1,500,000 किलोमीटर जर्नी। तो इसीलिए लेखक ने प्लायमाउथ इंग्लैंड से जुलाई 1976 में 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत की थी। हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन ऑल्सो एकम्पनीड हिम, लेखक की पत्नी और उनके 2 बच्चे भी लेखक के साथ थे। एकम्पनीड साथी थे इस यात्रा के। तो यहाँ हमारा लेसन समाप्त होता है। हमने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो लेसन के पीछे दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हमने इस वीडियो के तहत कवर किया। आप लोग
सारे एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिख लें, याद कर लें। ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत मदद देंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में पीछे नहीं दिए गए हैं। ये एक्स्ट्रा एफर्ट है आपको अतिरिक्त जानकारी देने के लिए और एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा लेसन समाप्त होता है। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।